गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 8 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 5 से ठीक पहले केवल पढ़ने के लिए जो एक भाग हम लोग को पढ़ना है उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अध्याय 5 में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम है 2 बाल्टियाँ। कितनी बाल्टियाँ? 2 बाल्टियाँ। देखिए, किसी गांव में एक किसान को बहुत दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था। उसके पास 2 बाल्टियाँ थीं। कितनी बाल्टियाँ? 2 बाल्टियाँ, जिन्हें वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर उनमें तालाब से पानी भरकर लाता था। कौन? किसान। उन दोनों बाल्टियों में से एक के तले में, मतलब बाल्टी के नीचे का भाग में, एक के तले में छोटा सा छेद था, जबकि दूसरी बाल्टी अच्छी अवस्था में थी। तालाब से घर तक के रास्ते में छेद वाली बाल्टी से पानी रिसता रहता था। ठीक है, बूंद बूंद कर कर गिरता रहता था। लंबे समय तक ऐसा होता रहा और किसान केवल 1.5 बाल्टी पानी लेकर ही घर लौटता। ठीक है, अच्छी बाल्टी को यह देखकर अपने आप पर घमंड हो गया। देखिए, बाल्टियों में घमंड है। वह छेद वाली बाल्टियों में घमंड, मतलब 2 बाल्टी है, बहुवचन, इसलिए वह छेद वाली बाल्टी से इतरा कर पानी लेकर ही घर लौटता। अच्छी बाल्टी को यह देखकर अपने आप पर घमंड हो गया। वह छेद वाली बाल्टी से इतरा कर कहती कि वह एक आदर्श बाल्टी है और उसमें से जरा सा भी पानी नहीं रिसता। छेद वाली बाल्टी को यह सुनकर बहुत दुख होता था। एक दिन रास्ते में उसने किसान से कहा, मैं अच्छी बाल्टी नहीं हूँ, मेरे तले में छोटे से छेद के कारण पानी रिसता रहता है और तुम्हारे घर तक पहुँचते पहुँचते मैं आधी खाली हो जाती हूँ। किसने कहा? जिसके तले में छेद था। किसान ने छेद वाली बाल्टी से कहा, क्या तुम देखती हो कि पगडंडी के जिस ओर तुम चलती हो उस ओर हरियाली है और फूल खिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर नहीं। ऐसा इसलिए है कि मुझे हमेशा से ही इसका पता था और मैं तुम्हारी ओर की पगडंडी में फूलों और पौधों के बीज छिड़कता रहता था। ऐसा इसलिए है कि मुझे हमेशा से ही इसका पता था और मैं तुम्हारी ओर की पगडंडी में फूल और पौधों के बीज छिड़कता रहता था, जिन्हें तुमसे रिसने वाले पानी से सिंचाई लायक नमी मिल जाती थी। 2 वर्षों से मैं इसी कारण से अपने देवता को फूल चढ़ा पा रहा हूँ। जिसे तुम अपना दोस्त समझती हो वह वास्तव में तुम्हारी अच्छाई है। यदि तुम में वह बात नहीं होती तो हमारे आसपास इतनी सुंदरता न होती। हम लोगों में भी कई दोष हो सकते हैं। दोषों से कौन अछूता रह पाया है? कौन बोल रहा है? किसान। कभी कभी ऐसे दोषों और कमियों से भी हमारे जीवन को सुंदरता और पारितोषिक देने वाले अवसर मिलते हैं। इसीलिए दूसरों में केवल दोषों को ढूंढने के बजाय उनमें अच्छाई खोजनी चाहिए। ठीक है, तो यह हम लोगों का केवल पढ़ने के लिए था। चलते हैं हम लोग अध्याय 5 गंगा की विदाई की तरफ। तो देखिए, पहले पठन पूर्व बोध को देख लीजिए। गंगा की विदाई नाम से ही जाहिर है गंगा के बारे में है, और जब गंगा के बारे में बात होगी तो हिमालय के बारे में बात भी अवश्य होगी। देखिए, पठन पूर्व बोध में कि गंगा हमारे देश की संस्कृति की आत्मा है। यह पतित पावनी, पवित्र और करोड़ों मनुष्यों की उद्धारक है, कल्याण करने वाली। कौन? गंगा। इसका जल मृत संजीवनी है। मृत संजीवनी का नाम सुने थे, रामायण में भी आया था। ऐसी महान गंगा को मिथकों में हिमालय की पुत्री माना गया है। किसकी पुत्री? हिमालय की, क्योंकि हिमालय की गोद से ही गंगा निकली हुई है। गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखना हम सब का परम पुनीत कर्तव्य है। ठीक है, भावबोध देखिए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय को
पिता के रूप में तथा गंगा को उसकी पुत्री के रूप में दर्शाया है। ठीक है, हिमालय को क्या बनाया? पिता। किसका? गंगा का। कल कल बहती गंगा के प्राकृतिक उपमानों को मतलब तुलना को एक कन्या के समकक्ष रख मतलब एक कन्या के समान रख कवि ने उसे जीवंत रूप प्रदान किया है। जीवन मूल्य बोध देखिए कि भारतीय संस्कृति में गंगा के महत्व को जानना, गंगा की विशेषताओं के बारे में जानना, गंगा की धारा को अविरल बनाए रखना, गंगा की जन कल्याणकारी यात्रा के विभिन्न पड़ावों के बारे में जानना, गंगा को प्रदूषित न करने का संकल्प लेना, ये सभी क्या था? जीवन मूल्य बोध था। अब कविता की पंक्तियों को आइए देखिए, देखते हैं। शिखर शिखरियों में मत रोको, शिखर शिखरियों में मत रोको, उसको दौड़ लखो मत टोको, लौटे यह न सधेगा रुकना, दौर प्रगट होना फिर छूटना, अगम नगाधिराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चले। देखिए ध्यानपूर्वक इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। शिखर शिखरियों का मतलब क्या हुआ? ऊंचे ऊंचे शिखर, ऊंचे ऊंचे चट्टान, गंगा ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, ठीक है, अविरल बह रही है, उसे मत रोको। कवि कहता है उसे मत रोको, उसको दौड़ लखो, लखो माने देखना, कि उसको दौड़ते हुए देखो, मत टोको। किसको? गंगा की धारा को। लौटे यह न सधेगा रुकना, कि यह हम लोगों के रुकने से नहीं रुकेगा। दौर प्रकट होना फिर छुपना, यह प्रकट होगी फिर छुपेगी। हे अगम नगाधिराज मतलब हे हिमालय, अगम माने सुदृढ़, हे हिमालय, हे नगाधिराज जाने दो बिटिया अब कहाँ चली? ससुराल चली। बिटिया किसके लिए बोध हुआ है? गंगा के लिए। तुम ऊंचे उठते हो रह, यह हिमालय के लिए है कि तुम ऊंचे उठते हो रह रह कर, यह नीचे को दौड़ जाती मगर यह नीचे दौड़ जाती है। तुम देवों से बतियाते, तुम देवताओं से बात करते हो, यह भू से मिलने को अकलाती और यह जमीन से मिलने को व्याकुल हो जाती है। कौन? गंगा। रजत मुकुट तुम मुकुट धारण करते, तुम चांदी का मुकुट धारण करते हो, इसकी धारा सब कुछ बहता, तुम हो मौन विराट, क्षिप्र यह इसका बाद रवानी कहता, तुमसे लिपट लाज से सिमटी लज्जा, विनत निहाल चली, अगम नगाधिराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। चलिए देखिए इसका अर्थ बताते हैं कि तुम ऊंचे उठते हो रह रह कर, यह नीचे को दौड़ जाती है। तुम देवताओं से बात करते हो, यह जमीन से मिलने को व्याकुल हो जाती है। तुम इसी की धारा को चांदी के मुकुट के जैसा धारण करते हो। तुम सब कुछ कहते हो, तुम सब कुछ कहते हो, गंगा की धारा बहती रहती है। तुम मौन विराट हो, तुम मौन हो, तुम कभी शांत हो जाते हो। क्षिप्र यह इसका बाद रवानी कहता। क्षिप्र का अर्थ तेज, क्षिप्र का अर्थ होता है तेज। तेज यह इसका बाद रवानी कहता मतलब इसकी धारा इसकी तेज गति को कहती है। तुमसे लिपट लाज से सिमटी, यह तुमसे लिपट जाती है, लाज से सिमट जाती है। लज्जा विनत निहाल चली और यह आगे की ओर बढ़ती है। हे अगम नगाधिराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। चलिए इस कविता को हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।